नीलामी घर में एक अत्यंत सख्त जांच प्रक्रिया थी, विशेष रूप से उनके द्वारा बेचे गए सामानों के विषय में, अन्यथा नकली और प्रतिकृतियां प्राप्त करने का प्रबंधन किया जाएगा और नीलामी घर की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। एक नीलामी घर के लिए प्रतिष्ठा सब कुछ थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वेद प्रताप को बधाई दी, अधिक सटीक होने के लिए उसे अवरुद्ध कर दिया और पूछा, सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वेद प्रताप ने एक साफ और कुरकुरा वस्त्र पहना हुआ था और वह किसी भी अन्य संपन्न नागरिक की तरह दिखता था। हालांकि उनकी ऊंचाई एक वयस्क पुरुष से कई इंच कम थी। इसके अलावा उसकी आवाज अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी, इसलिए इस तथ्य को कवर करना संभव नहीं था कि वह केवल 15 या 16 साल का एक युवा लड़का था। इसलिए वेद प्रताप ने बस अपनी आवाज के साथ कहा, मैं यहाँ शिलालेख रुइन, इंस्क्रिप्शन रुइन के मूल्यांकन के लिए हूँ। ओह! अधेड़ उम्र के आदमी ने वेद प्रताप को कुछ शक की निगाह से देखा। क्या मैं आपका शिलालेख इंस्क्रिप्शन देख सकता हूँ? वास्तव में इस आदमी के शिष्टाचार पहले से ही बहुत विनम्र थे। एक 15 से 16 साल का बच्चा कुछ शिलालेखों इंस्क्रिप्शन का मूल्यांकन करने के लिए नीलामी घर में आना पहले से ही अजीब था। कीमत अक्सर सोने के 1000 सिक्के से अधिक हो जाती है। अधिकांश लोगों ने अच्छी तरह से संदेह स्थापित किया होगा कि यह एक व्यावहारिक मजाक था। वेद प्रताप ने प्रतीक कागज निकालने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इसकी घटिया गुणवत्ता पर ध्यान दिया। यह सबसे बुनियादी और सस्ता प्रतीक कागज चीप इंस्क्रिप्शन पेपर था जो 1 दर्जन के लिए सोने के 1 या 2 सिक्के पर बाजार में उपलब्ध था। हालांकि प्रतीक कागज की लागत शिलालेख इंस्क्रिप्शन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती थी, फिर भी यह शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर की स्थिति का संकेत था। स्वाभाविक रूप से वे इस तरह के प्रतीक कागज इंस्क्रिप्शन पेज का उपयोग कभी नहीं करेंगे। वे आम तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रतीक कागज इंस्क्रिप्शन पेज का उपयोग करते थे, जिसमें उनके शिलालेख इंस्क्रिप्शन के परिणामों को दिखाने के लिए सोने के कई सिक्के खर्च होते थे। हालांकि एक बेहोश ऊर्जा थी जो प्रतीक पत्र से उत्सर्जित हुई थी और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह एक पूर्ण और वास्तविक उत्पाद था, व्यावहारिक मजाक नहीं। उन्होंने वेद प्रताप को देखा और पूछा, क्या आपके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र है जिसमें कहा गया है कि किस शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर ने इसे बनाया है? वेद प्रताप ने आचार्य से सिर हिलाया। ठीक है, आओ मेरे साथ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वेद प्रताप को हॉल के माध्यम से नीलामी घर के पीछे एक मूल्यांकन कक्ष में ले जाया। मूल्यांकन कक्ष में आदमी ने एक बिना लाइन वाला काला वस्त्र पहना था और अपने 50 या 60 के दशक में एक कठोर दादा बुजुर्ग लग रहा था। वेद प्रताप ने उस आदमी के सामने संकेत भी नोट किया जिसने उन्नत मूल्यांकक लिखा था। नोटेड द साइन इन फ्रंट ऑफ द मैन दैट रोट एडवांस्ड अप्रेजर। काले वस्त्र पहने आदमी ने इस प्रतीक कागज इंस्क्रिप्शन पेपर को हाथ में लिया और नोट किया कि शिलालेख को अवर कागज इंस्क्रिप्शन सस्ते कागज पर लिखा गया है पर रखा गया था, लेकिन उसने किसी भी अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं किया जिससे संकेत मिलता था कि वह घृणित या संदेहपूर्ण था। इसके बजाय उन्होंने एक शांत और शांत आचरण बनाए रखा और चुपचाप सफेद दस्ताने की एक जोड़ी पर पहन लिया गया और काम के एक गंभीर और व्यावहारिक मूल्यांकन की ओर अपना पूरा ध्यान लगाया। इससे पता चला कि वह एक सच्चे पेशेवर थे। हालांकि मूल्यांकक केवल तभी शुरू हुआ जब उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा थोड़ा अधिक गंभीर था और वेद प्रताप को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने इस शिलालेख प्रतीक को बनाया है उसकी ताकत शरीर परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिलालेख प्रतीक इंस्क्रिप्शन सिंबल हमेशा निर्माताओं की आत्मा शक्ति का एक मामूली संकेत ले जाएगा।
एक मूल्यांकक के लिए इन निशानों के माध्यम से रचनाकारों की मार्शल आर्ट साधना स्तर का न्याय करना संभव था। क्योंकि वेद प्रताप ने शिलालेख पेपर बनाया था, इसलिए आत्मा बल का निशान स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने भारी ट्रू प्राइमल केओस फॉर्मूला का अभ्यास किया, इसलिए आत्मा बल औसत मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत मोटा था। यदि मूल्यांकक को पता था कि शिलालेख शरीर परिवर्तन इंस्क्रिप्शन सिंबल चरण के पहले स्तर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज 1 पर एकमात्र लड़के द्वारा बनाया गया था, तो उसकी ठोड़ी निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाएगी। वेद प्रताप जानता था कि इससे इनकार करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाया। एकमात्र आदमी ने तेजी से सांस ली और फिर आह भरी, यह सोचने के लिए कि युवा पीढ़ी के भीतर ऐसी प्रतिभा थी। एक तुच्छ छोटे तीसरे स्तर के शरीर परिवर्तन साधना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज -3 एक शिलालेख प्रतीक इंस्क्रिप्शन सिंबल आकर्षित कर सकते हैं। यह चौंकाने वाला है। आमतौर पर शिलालेख स्वामी इंस्क्रिप्शन मास्टर पुरानी पीढ़ी के होते थे और अधिकांश हड्डी फोर्जिंग बोन फोर्जिंग सीमा से ऊपर थे। कई लोग नाड़ी संघनक सीमा को भी तोड़ देते हैं, पल्स कॉन्डेंसेशन स्टेज और कुछ पूर्वाकाशीय सीमा प्री सेलेस्टियल स्टेज पर भी। शायद यह तीसरे स्तर का शरीर परिवर्तन सिर्फ एक शिलालेख मास्टर्स प्रशिक्षु इंस्क्रिप्शन मास्टर स्टूडेंट था और भाग्यशाली होने और एक सफल शिलालेख इंस्क्रिप्शन बनाने के लिए हुआ। हालांकि यह लड़का एक ही शिलालेख के 4 में लाया, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। वेद प्रताप ने बूढ़े आदमी की प्रशंसा सुनी और सोचा कि चीजें अच्छी तरह से चल रही थीं, लेकिन उसने बूढ़े आदमी से अपना मन बदलने की उम्मीद नहीं की थी। यह एक पूर्ण और वास्तविक शिलालेख प्रतीक इंस्क्रिप्शन सिंबल है, लेकिन निर्माता केवल एक प्रशिक्षु है, इसलिए हम उस ताकत में वृद्धि की पहचान करने में असमर्थ हैं जो यह प्रदान करेगा या शिलालेख की अखंडता। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रशिक्षु की आत्मा बल आम तौर पर मात्रा और गुणवत्ता में सीमित होती है और असंख्य और जटिल शिलालेख डिजाइनों इंस्क्रिप्शन डिजाइन को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अगर प्रतीक ने ताकत में 10% की वृद्धि की, अगर इसे बेहतर उपकरणों पर नहीं रखा जा सकता है, तो हम इसकी नीलामी नहीं कर सकते क्योंकि असफल उत्पाद नीलामी घरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। शिलालेखों इंस्क्रिप्शन का उपयोग केवल बेहतर उपकरणों पर किया जाता था, क्योंकि केवल बेहतर उपकरण मजबूत थे जो युद्ध में मार्शल कलाकारों की आत्मा बल और ऊर्जा को केंद्रित करते थे। क्योंकि शिलालेखों इंस्क्रिप्शन ने आत्मा बल को संशोधित किया, इसलिए इसे कम से कम उस स्तर का होना चाहिए। इसलिए सबसे कम गुणवत्ता वाले सामान जिन पर कोई शिलालेख लगाएगा, वे कम से कम कई हजार सोने की मुद्राएं थे। यह उपकरण कुछ ऐसा नहीं था जिसे औसत व्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम था। यहाँ तक कि कुलीन परिवारों के जूनियर्स को भी कम से कम बदलती मांसपेशियों मस्क्यूल चेंजिंग या हड्डी फोर्जिंग बोन फोर्जिंग स्तर तक कल्टीवेशन करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले हथियार होने पर भी विचार किया जाता था। उदाहरण के लिए सनी बत्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कम थी, भले ही उसने एक अच्छी नीली तलवार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक खजाना था। वह नीली तलवार केवल 200 टन सोने की थी। जितनी बार आप किसी हथियार पर उत्कीर्ण कर सकते हैं, वह सीमित था। अनिवार्य रूप से यह केवल एक बार था। एक शिलालेख इंस्क्रिप्शन के बाद दूसरे को नहीं रखा जा सकता है। इसके बारे में सोचते हुए, कौन एक हथियार पर सोने के कई हजार सिक्के खर्च करेगा, केवल उस पर संदिग्ध मूल का शिलालेख इंस्क्रिप्शन रखने के लिए? इसलिए प्रशिक्षुओं के लिए शिलालेख इंस्क्रिप्शन बाजार कोई नहीं था। वेद प्रताप ने इस परिणाम की उम्मीद की थी और कहा था, मुझे केवल 3 की नीलामी करने की आवश्यकता है,
आखिरी आप प्रयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिलालेख इंस्क्रिप्शन बनने के बाद परिणाम का परीक्षण करना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि निर्माता केवल इसकी प्रभावशीलता का अनुमान लगा सकता है। जब एक मार्शल कलाकार ने एक शिलालेख इंस्क्रिप्शन खरीदा तो वह मूल रूप से अपनी किस्मत पर जुआ खेल रहा था। इसलिए उच्च स्तरीय शिलालेख स्वामी इंस्क्रिप्शन मास्टर अच्छी तरह से प्राप्त हुए क्योंकि उनके उत्पादों की प्रभावशीलता की गारंटी देने की प्रतिष्ठा थी। बहुत कम लोग एक अज्ञात मास्टर के शिलालेख इंस्क्रिप्शन खरीदेंगे, बहुत कम एक प्रशिक्षु के। यह सिर्फ अपने कीमती पैसे के साथ जुआ था। मूल्यांकक ने कहा, बिल्कुल। हालांकि प्रयोग को अपने उपकरणों के साथ करने की आवश्यकता है। वेद प्रताप अचानक चुप हो गया। कई हजार सोने की कहानियों के लायक हथियार? उन्होंने माना कि नीलामी घर के लिए एक प्रयोग के रूप में परीक्षण करने के लिए कई हजार सोने की सिक्के के हथियार को लापरवाही से रखना असंभव था। यदि वेद प्रताप एक शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर थे तो चीजें अलग हो सकती थीं, क्योंकि स्वामी मास्टर की प्रतिष्ठा है और उनके शिलालेखों इंस्क्रिप्शन का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा नीलामी घर इस तरह के आंकड़े के साथ अच्छी शर्तों पर खुश होगा और यहां तक कि अपने स्वयं के हथियार भी प्रदान करेगा। वेद प्रताप के उच्चतम मूल्य के क्षण में उनके पास केवल 800 सिक्के सोना था। उसे एक हथियार कहां से मिलेगा जो एक शिलालेख उत्कीर्ण इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड करने के लिए सोने के कई हजार सिक्के के लायक था। उन्होंने बहस करने या कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। वह कह सकता था कि उनके उपकरण को नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि शिलालेख इंस्क्रिप्शन पर आत्मा बल वास्तव में बहुत कमजोर था। इसलिए वेद प्रताप ने अपने 4 प्रतीक पत्र इंस्क्रिप्शन पेपर लिए और ओमान आधिकारिक नीलामी घर छोड़ने के लिए घूम गए। क्षमा करें, लेकिन हमें सबूत चाहिए कि शिलालेख इंस्क्रिप्शन संघ प्रदान करता है या शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर को प्रदान की गई एक हस्ताक्षरित नोटरी। ओमान सिटी व्यापार मेले में व्यापारी ने अपनी उम्र देखने के बाद सीधे वेद प्रताप को खारिज कर दिया था। यह एक विनम्र अस्वीकृति थी। बाद में वेद प्रताप कई निजी दुकानों में गए और इन लोगों का रवैया और भी खराब था। उन्होंने शिलालेख इंस्क्रिप्शन लेनदेन व्यापार मंडप की कोशिश की जो व्यापार संघ के अधिकार क्षेत्र में था। स्टोर 6 मंजिलों के साथ भव्य और शानदार था, प्रत्येक उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठानों से भरा था और शोधन की हवा का दावा करता था। सब कुछ महंगा था, कुछ भी सस्ता नहीं था। माल कुछ 100 से लेकर कई हजार सोने की कहानियों तक था। दुकानदार भी बेवजह अहंकारी थे। यदि एक अमीर युवा मास्टर आया तो वे विनम्र होंगे और चाय दयालु शब्दों और कभी न खत्म होने वाली बूटलिकिंग की पेशकश करेंगे। लेकिन गरीब सेल्समैन के लिए उन्हें पीछे की ओर सीधे भेजने के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ ने कुछ कहने की भी जहमत नहीं उठाई और बस उसे अधीरता से दूर कर दिया। देखो बेटा, यहाँ परेशानी मत करो, तुम मेरे अच्छे व्यवसाय को रोक रहे हो। अरे यह एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ एक छोटे लड़के को आना चाहिए। ओह हे ग्राहक, आपको क्या चाहिए? आओ देखते हैं। हाँ बेटा, मुझे यहाँ चिढ़ाने की कोशिश मत करो, मैं आज पहले ही हंस चुका हूँ। यह सिर्फ टॉयलेट पेपर है।